नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। ये ऐतिहासिक 100 दिन हैं। इस दौरान किसान आंदोलन को तोड़ने की, फोड़ने की तमाम कोशिशें हुई, उसको बदनाम करने की कोशिशें हुई, लेकिन ये आंदोलन जारी है। आज हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहाँ पर पिछले 100 दिन से किसान डटे हुए हैं। ये और बात है कि आज आपको यहाँ थोड़ा कम भीड़ नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ के नेता और बाकी लोग फील्ड पर चले गए हैं। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, महापंचायत हो रही है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इस आंदोलन को और दूर तक फैलाते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, इनका क्या कहना है। आज 100 दिन जो पूरे हुए हैं आंदोलन के, उसकी उपलब्धि क्या मानते हैं वो, और आगे किस तरह इसे जाते हुए देख रहे हैं। गिरिजेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए कि इन 100 दिनों को कैसे कंक्लूड करेंगे आप। समराइज करना हो, संक्षेप में बताना हो, तो ये 100 दिन में किसान आंदोलन ने क्या हासिल किया है? इसमें 100 दिन में किसान आंदोलन ने एक सबसे बड़ी चीज़ ये हासिल की है कि किसान को ये पता लगा, किसानों को खासतौर पे, कि उनकी एक ताकत है और वो अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो इस लोकतंत्र में उनके बगैर, उनको नज़रअंदाज करके कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसान आंदोलन जब आया तो इसमें जो कंसल्टेशन होना चाहिए था किसानों के साथ में, और जो उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनके पास जाना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं हुई, तो उसका नतीजा सरकार भुगत रही है। तो एक संदेश तो ये गया। दूसरा संदेश ये जाना चाहिए, अगर ये आंदोलन सफल होता है, कि इस देश में आंदोलन जिंदा है और आंदोलनों के बगैर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, और सरकार कम से कम जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको हल्के में नहीं लें। तो अब 100 दिन में जो उद्देश्य लेके चला था आंदोलन, वो तो अभी निकट भविष्य में पूरा होता दिख नहीं रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंदोलन फेड आउट कर रहा है, थक रहा है। क्या आपको लगता है ये थक रहा है, या ये लड़ाई लंबी थी, पहले से किसान जानते थे और उसकी तैयारी के साथ आए हुए थे? वो उन्होंने ठंड यहाँ गुजारी, बारिश गुजारी, और अब गर्मियों की भी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, किसान लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ 6 महीने की तैयारी से आए और हम यहाँ पे आसानी से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं इसको उनके बयान से देखने के बजाय मैं इस तरह देखना चाहता हूँ कि 101 दिन का जब शाहीन बाग का आंदोलन था, तो वो इस आंदोलन से केवल 1 दिन ज़्यादा ही चला था। अगर आप उसकी ऊर्जा देखें और आज किसानों के आंदोलन की ऊर्जा देखें, तो आपको ये लगेगा कि ये युवा है। अभी इतने 100 दिन के बाद भी शाहीन बाग का आंदोलन कहीं ना कहीं थकता हुआ दिख रहा था, शायद कोरोना या दूसरी वजह रही हो, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वो अभी तक उसमें ऊर्जा है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये है, वो कई नई नई चीज़ें उसमें रीइन्वेंट कर रहे हैं। शाहीन बाग के ऊपर एक दबाव था कि उनको उसके ऊपर लगातार सांप्रदायिक जो लेवल लगा दिया जाता था, तो वो लोग आगे बढ़ के ज़्यादा आक्रामक गतिविधियाँ नहीं कर सकते थे, लेकिन किसान जो है उसको कर पा रहे हैं। जैसे कि आज इन्होंने जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया 6 घंटे के लिए, या अलग अलग तरह के आयोजन कर रहे हैं, मोटिवेशनल चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा, किसानों के आंदोलन में एक बड़ी रणनीति दिखाई देती है। पिछली बार आपने चढ़नी साहब का जब इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने जो गाँव से किसान यहाँ आया है ट्रैक्टर लेके, हम उसकी आर्थिक दशा का भी ख्याल रख रहे हैं, ताकि उनको जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, अगर उनकी ट्रॉलियाँ इस्तेमाल हो रही है, तो उनको कुछ लोग चंदा करके ट्रॉली जो है वो उनको किराए पे लेके दे दें, या उनका ट्रैक्टर नहीं है तो आसपास के लोग उनकी फसल जो है वो जोतेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आंदोलन को एक अलग तरीके से ताकत दे रही हैं। इस आंदोलन के पास में जोश के साथ में मुझे लगता है कहीं कहीं बुद्धि भी है, एक रणनीति भी है, एक समझदारी भी है। ये बताइए कि अब आंदोलनकारियों ने, जो किसान संयुक्त मोर्चा, उसने तय किया है कि हम जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ जाएंगे, प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ। क्या आपको ये स्ट्रेटजी ठीक लगती है? क्या काम कर सकती है? क्योंकि एक तो देर से फैसला हुआ है, पहले से ये करना चाहिए, इतना कम समय है, और अगर मान लीजिए कि नतीजों पर असर नहीं पड़ा तो कहने को ये हो जाएगा कि किसान वहाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसकी तीसरी चीज़ भी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो नेता हैं आंदोलन के, उनको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी के पास में प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। एक बड़ा हिस्सा मीडिया का, जिसे हम गोदी मीडिया के तौर पे पुकारते हैं, वो बीजेपी को आंख बंद करके एकदम उसके मुखपत्र की तरह समर्थन करता है। कभी कभी हो सकता है 5 जन उसका विरोध कर दे बीजेपी की नीतियों का, लेकिन वो नहीं करते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत बड़ी सोशल मीडिया सेल है, फेसबुक और गूगल जैसे लोग उनके हाथ में हैं, और करोड़ों रुपए
सैकड़ों करोड़ रुपए उनका इसी पर बजट है, सरकारी खर्च भी दुष्प्रचार पे खर्च करते हैं। तो उस पूरे इस ताकत का इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि बीजेपी इस तौर पे कर ले कि भाई देखिए किसान आंदोलन बीजेपी के खिलाफ एक षड्यंत्र है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो रणनीति है, उनका जो अंदाज है प्रचार करने का, जब भी उन पे कोई हमला होता है वो बहुत बेचारे बन जाते हैं। जैसे कि अगर कोई सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है तो उसको मोदी विरोधी कहने लगते हैं। तो उससे ये संदेश जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और जब आप उसको चोरी करते हुए पकड़ लें तो वो अचानक कहने लगे कि इनसे तो मेरी निजी दुश्मनी है इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो वो भी इस तरह की, अगर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखिए हम इस देश को महान बनाने के लिए चले थे, उनको बहुत, तो उनके जो समर्थक हैं वो उसको कहीं ना कहीं बाई करते हैं। और अगर वो बहुत बड़े लेवल पर ये प्रचार करते हैं कि देखिए किसान आंदोलन कुछ नहीं है, ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है, तो ये जो एक पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है इससे ये संदेश आ सकता है। मुझे लगता है किसानों को नीतियों के खिलाफ और मुद्दों के खिलाफ रहना चाहिए और नए नए मुद्दे जोड़ लेना चाहिए। कोई बुराई नहीं है डीजल पेट्रोल की प्राइस के मुद्दे को जोड़ने में, क्योंकि वो मुद्दा किसानों को भी समर्थन करता है, किसानों को भी जरूरत है और मिडिल क्लास से जुड़े हैं। ये माना जाता है कि जब तक वोट पर चोट नहीं होगी, जब तक किसी भी राजनीतिक दल को, सत्ता को ये नहीं लगता है कि उसकी सत्ता जा सकती है, तब तक वो अहंकारी रहती है, तब तक वो हठधर्मिता में रहती है। तो एक बार ये मैसेज देने की ज़रूरत है किसानों की तरफ से कि हम आपकी सत्ता को उलट भी सकते हैं, और ये जो रणनीति बनाई शायद उसका मकसद भी यही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये बहुत सीधी रणनीति है। अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे तो आप राजनीतिक दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप मिडिल क्लास को इसमें शामिल करते हैं, आप पेट्रोल डीजल की प्राइस का मुद्दा उठाते हैं। इस देश की इकोनॉमी पेट्रोल डीजल की प्राइस के कारण डूब रही है। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो तो गतिविधियाँ बढ़ेंगी, इस देश की GDP बढ़ेगी। लगातार 6 साल से पता नहीं किस समझदारी से प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो सब मुद्दे लोगों को क्लिक करते हैं। और ख़ास तौर पे आप ये माने या ना माने, मिडिल क्लास की तादाद भले ही कम है, लेकिन मिडिल क्लास इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा है, ओपिनियन बिल्डर है वो। जब वो कोई बात कहता है मिडिल क्लास, तो उस बात से वो एक राय बनाता है लोगों के बीच में, जो बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास को अपने साथ जोड़ लेते हैं, अगर मिडिल क्लास को इससे सहमत कर लेते हैं कि किसान हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत जुड़ जाएगी जो आगे जाके इसको और आगे फैलाने में मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजेश जी। थैंक यू। तो गिरिजेश जी का कहना था कि आंदोलन तो बढ़ रहा है, इसमें कोई कमजोरी नहीं आई है, लेकिन अगर आंदोलनकारी समाज के दूसरे वर्गों को भी जोड़ सके, उनकी समस्याओं को भी अपने आंदोलन में शामिल कर सकेंगे, तो उनकी ताकत और बढ़ेगी। खासतौर पर मध्य वर्ग जो कि इस समय महंगाई और इस सब बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वो मुद्दे भी अगर शामिल हो गए और वो वर्ग अगर किसान आंदोलन से जुड़ गया तो किसान आंदोलन को बहुत मजबूती मिल जाएगी। आज की चर्चा यहीं पर खत्म होती है। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।